So, hello everyone. A very good morning to all of you. So, as you all know that tomorrow is your viva for your thesis, right? आपकी thesis का जो viva है वो कल है और many of you were confused कि actual में जैसे कि आपने research work for the first time किया है in the MET, right? MET fourth sem के लिए basically मैं बात कर रही हूँ क्योंकि जैसे मेरी भी MET fourth sem है और कल हमारा जो viva है एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि वाइवा में ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिकॉज उनके लिए ये फर्स्ट टाइम है। तो आपको सिंपल सा एक करना क्या है, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, राइट? जो मुझे बाय माय गाइड बताए गए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या पूछा जाएगा, वो अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो यू हैव टू लिसन केयरफुली। जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ साथ में मैं हाईलाइट करके आपको बता दूंगी, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक मैं क्या बोल रही हूँ, क्या आपको समझाना चाहती हूँ विद प्रॉपर डेफिनेशंस, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा जो आपका एग्जामिनर आपको पूछेगा, दैट व्हाट इज द टॉपिक, ठीक है, कि जो एक्चुअल में आपका टॉपिक है, रिसर्च का जो आपका टॉपिक है वो क्या है। आप उनको पहले अपना टॉपिक बताओगे कि ये मेरा टॉपिक है, राइट? सिंपल सा ये पहला क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट बनता है, ये तो आपको देखो पता ही होगा क्योंकि आपने रिसर्च किया आपने, तो आपको अपना टॉपिक पता होगा। सिंपल सी बात है। पहले व्हाट इज योर टॉपिक। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाएगी कि आपको क्यों लगा कि आपको ये टॉपिक चूज करना चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्योंकि मैंने आपको वेरी सीरियसली जिस टाइम साइनॉप्सिस प्रिपेयर किए थे, जिस टाइम टॉपिक चूज करना था, उस टाइम भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि सिर्फ टॉपिक वही चूज करना जो आपको लगे कि आपके इंटरेस्ट का है और जो वैलिड भी हो, ठीक है, और जो हम आज की जो वर्ल्ड है, आज का जो टाइम है उसके लिए वैलिड हो, रेलेवेंट हो, ऐसा टॉपिक चूज करें, राइट? सिंपल एज दैट कि आपने क्या है टॉपिक बता दिया और क्यों आपने ये टॉपिक चूज किया, आपका जो इनर जो व्यू है इस चीज के बारे में क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज कि अगर आपने ये टॉपिक चूज किया है तो ये टॉपिक की क्या रेलेवेंस है, आपको क्यों लगता है, आपको या क्या आपके व्यूज हैं कि जो आपने टॉपिक चूज किया है क्या वो टॉपिक आज के वर्ल्ड में रेलेवेंट है, क्या वो काम आ सकता है कहीं पे। ये सीधा क्वेश्चन जो पूछा जाता है। जैसे मेरा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि जो बच्चा है वो एक्सपीरियंस करके ही सीखता है, ये मेरा टॉपिक है, राइट? तो अब मैं अपने व्यूज दूंगी कि मुझे क्यों लगता है बच्चों को एक्सपीरियंस करके ही सिखाना चाहिए, ठीक है। उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या वहाँ पे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स चले जाते हैं, ये सब चीज़ें। ये तो देखो डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पूछा ही जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज डायरेक्ट। पहले तो हाइपोथेसिस वो पूछेगा आपको होता क्या है, फिर वो आपको पूछेगा कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या क्या है, ठीक है, फिर आप उनको बताओगे। पहले तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि जस्ट हम क्या करते हैं, गेस करते हैं किसी चीज़ का। हमने कोई चीज़ क्या की, ऑब्जर्व की, हमने कुछ हाइपोथेसिस बनाई, मतलब एक टेंटेटिव आइडिया अपने माइंड में बना लिया कि इस चीज़ का रिजल्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है जी, करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और वो हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, मतलब हमें कैसे पता लगेगा। तो इसके एक स्टेप्स होते हैं, ध्यान से सुनना। स्टेप सबसे पहला, हम चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व किया। सेकंड, हमने हाइपोथेसिस बनाई कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है, हमने अपने टेंटेटिव आइडियाज़ दिए। सिंपल। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया, फिर सेकंड हमने क्या किया, उसको मतलब अपनी हाइपोथेसिस बनाई, फिर उस अकॉर्डिंग हमने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने अपने रिजल्ट्स निकाले, जो कि हमने अपने रिसर्च में किया ही है। हमने रिजल्ट्स निकाले और फिर हमने बोला कि क्या ये चीज़, ये जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। ये भी हाइपोथेसिस हम बताएंगे कि हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है, राइट? इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ डीलिमिटेशंस क्या है, कहाँ तक लिमिटेड है, कितना एरिया आपने अपने रिसर्च में चूज किया है,
ठीक है, कितने एरिया में रिसर्च किया है। जैसे मेरी डीलिमिटेशन है, मैंने सिर्फ 100 स्टूडेंट्स लिए, ये मेरी डीलिमिटेशन है। ठीक है, वैसे ही आप अपनी डीलिमिटेशन बताओगे कि आपने सिर्फ इतना ही एरिया चूज किया, यही डिस्ट्रिक्ट चूज किया और इससे फर्दर नहीं किया। और आपके वेरिएबल्स कौन कौन से थे, राइट। वेरिएबल्स दो तरह की होती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन मोटिवेशन। ठीक है, तो जो मेरा मोटिवेशन है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, वो मेरा डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका जो टॉपिक है उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए और आप बताओगे कि कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आपने कौन सी टेक्निक्स यूज की, मतलब आपने मीन निकाला, मोड निकाला, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपने उसमें मीन निकाला, मीन का फॉर्मूला क्या है, आपने उसमें टी टेस्ट लगाया, टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विद फॉर्मूला, राइट। देन सैम्पलिंग क्या होती है, मतलब आपने सैम्पलिंग की। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होती है कि आपने इतने बच्चों में से आपने सिर्फ इतना सा सैम्पल चूज किया, इतना सा एरिया चूज किया, इतने से बच्चे चूज किए। 500 बच्चों में से आपने सिर्फ 100 बच्चे चूज किए, वो मेरा सैम्पल था कि मैंने कितने को चूज किया। अब सैम्पलिंग बहुत तरह की होती है, देखो एक तो होती है रैंडम सैम्पलिंग कि हमने रैंडमली किसी भी बच्चे को उठा लिया और अपना रिसर्च वर्क किया। ये आपको प्रॉपर एक टॉपिक है जो सैम्पलिंग वाला, एमएड सेकंड सेम में स्टैटिस्टिक्स में था। ठीक है, मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है सैम्पलिंग पे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब जो आपने एमएड में पढ़ा ना अब तक, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है जी, उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग होती है, जजमेंटल सैम्पलिंग होती है, ये सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देन नाउ कम्स एरर्स, क्या होते हैं एरर्स, तो आपको पता है जो डिफेक्ट्स बीच में आ जाते हैं। ठीक है, देन कम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या होता है, एक तो होता है कि जब हम अपना रिजल्ट निकालते हैं तो हम उसको 0.05 पे, मतलब सिर्फ 5% चांसेस है कि वो चीज़ गलत हो सकती है। एक तो निकालते हैं हम 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, मतलब सिर्फ 1% चांस है उसका सही होने का। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि 0.05% सिग्निफिकेंट क्या होता है और 0.01 सिग्निफिकेंट क्या होता है। मैंने आपके लिए लिख के रखा है, मैं बता देती हूँ, आप एज इट इज मतलब कर सकते हो। 0.05% का मतलब वहाँ पर सिर्फ 5% चांस है कि जो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट है वो ड्यू टू रैंडम चांस है, जिसका मतलब होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर सकते हो। 5% चांस है कि वो देखो आप रिजेक्ट कर पाते हो। बट अगर सिर्फ आप 0.01 पे काम कर रहे थे ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, वहाँ पे आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब जो आपने हाइपोथेसिस बनाई उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने एक्सेप्ट ही करना था तो आपने डाटा क्यों कलेक्ट किया, आपने ऑब्जर्व करके हाइपोथेसिस क्यों बनाई, जब आपको पता ही है कि आपका रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस तो होता है कि आप चेक करोगे कि वो सही है या गलत है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। इसलिए अभी तो वैसे कोई फायदा नहीं है अगर आपने 0.01 पे किया है। ठीक है, बट जिन्होंने अपनी रिसर्च 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे की है उनके लिए मतलब ऐसा है कि उनको 5% चांस है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं अपनी जो हाइपोथेसिस है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने ये रिजल्ट निकाला और हमारी जो हाइपोथेसिस थी कि मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी कि ये दो चीज़ों का रिलेशन है, बट एक्चुअल में वो रिलेशन नहीं आया तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी। वहाँ पे 5% चांस होता है, बट 0.01 पे कोई चांस नहीं होता रिजेक्ट करने का, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो एग्जामिनर आपको फंसा देगा। ठीक है, तो अच्छे से ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, उसको कैसे आप डिनोट करते हो, एक्स नॉट से डिनोट करते हो। एरर्स क्या होते हैं, कोरिलेशन क्या होता है, अगर आपने कोरिलेशन लगाया है, जैसे टी टेस्ट लगाया, मीन लगाया, अगर आपने कोरिलेशन लगाया है तो वहाँ पे आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कोरिलेशन किस काम आता है, जब भी हमने दो वेरिएबल्स को एक दूसरे से कंपेयर करना है हम क्या करते हैं, कोरिलेशन लगाते हैं। हमेशा याद रखना, कोरिलेशन सिर्फ तब लगता है जब हम दो वेरिएबल्स कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मेरे 2-3 वेरिएबल्स हैं तो मैं कोरिलेशन लगा सकती हूँ और मुझे बताना पड़ेगा कि उसका फॉर्मूला क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से ध्यान से देख के जाइएगा। और ये आपको याद ही होगा कि आपकी ये फाइल भी है एक स्कूल प्लांट वाली, जो इंटर्नशिप की फाइल है आपकी। ठीक है, तो ये आपने फाइल बनाई होगी, इसमें से तो सिंपल आपको यही पढ़ के जाना है, स्कूल प्लांट क्या होता है, स्कूल क्या होता है।
ठीक है, सिंपल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है। वैसे तो मेन वाइवा ज़्यादा फोकस एग्जामिनर का यही रहेगा कि आपकी जो थीसिस की फाइल है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो बहुत कम चांसेस है कि आपको ये जो इंटर्नशिप की फाइल है उसमें से कुछ पूछा जाए, बहुत रेयर चांस है, बट फिर भी आपको पढ़ के जाना है इसको। ठीक है जी, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज वाइवा। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी